हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड सबसे पहले सॉरी इसलिए क्योंकि संडे था और मैंने आपको कहा था कि ग्रामर का लेक्चर आएगा, बट कुछ लैपटॉप में इशू आ गया जिसकी वजह से पीपीटी नहीं बन पाई है। सो निराश नहीं होना है आपको। स्टार्टिंग फेज है, आप समझ सकते हो, कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाती हैं, बट ये हमेशा नहीं होगा। ओके, सो जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो बने रहेंगे बिकॉज उनके काम का चीज है। जो ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो टारगेट है हमारा कि दिसंबर तक सारा ऑब्जेक्टिव कर लें हम चैप्टर का। सो ये आपके सामने है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 47 क्वेश्चन, 47 नहीं 46 क्योंकि वो प्रिंटिंग का इशू आ गया था। सो 46 क्वेश्चन तक हमने किया हुआ है। अब आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। जो आपका पॉइंट 8 है और 9 है, इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल कुछ कमेंट आया था कि सर आपके क्वेश्चन ना काफी अलग है। क्वेश्चन अलग नहीं है, तरीका अलग है पढ़ाने का, ठीक है। वो हर लाइन से ऑब्जेक्टिव उठाया जा रहा है और आपने पहले जो पुरानी पब्लिकेशंस वगैरह हैं, उनसे जो बुक्स वगैरह है प्रीवियस ईयर जो है, टीचर आपको याद करवाते हैं और आप लोग रट लेते हो। अब आपको यहाँ पर रटने वाला सिस्टम मैं करवा नहीं रहा हूँ। हर लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, अब जहां से भी वो दे दे आपका वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ टारगेटेड जो है, उस वक्त मैंने कहा ही आपको दिसंबर के बाद वो चीजें किया करेंगे हम लोग, जो आप लोग अपना रट लेना उसको, क्योंकि टॉप 100 टॉप 50 होंगे, उसी में से आने के चांसेस होंगे। तो अभी नहीं, अभी 9 by 9 चैप्टर आपका मैं खत्म करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक। तो ये 48 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। Whose sword was considered superior to the sword of kings? इससे पहले हमारे बीच में एक राजा भी आए हुए हैं, हमारे घर के एक राजा आए हुए हैं, आपसे मिलवाऊंगा, लेकिन नॉट नाउ। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो फड़फड़ाया हुआ है ऊपर आने के लिए, लेकिन इसको अभी नहीं बुलाऊंगा क्योंकि अभी अगर बुलाया तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे लेक्चर के एंड में। और एक हमें कविता सुनाएगा ना गेम में, यहाँ पे आके तुम्हें कविता सुनाना है, ठीक। तो हुज स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। किसकी तलवार वाज कंसिडर्ड, मानी गई है, सुपीरियर मतलब उच्च स्तर की, टू द स्वॉर्ड ऑफ किंग मतलब जो राजा की तलवार है उससे भी ऊंचे स्तर की किसकी तलवार को माना गया है? ऑप्शन ए सोल्जर्स, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी सॉवरेन्स, ऑप्शन डी फकीर्स। क्या जो सिपाही की जो तलवार है उसको राजा की तलवार से भी ऊपर माना गया है? जो नैतिकता की तलवार जो है उसको राजा के तलवार से ऊपर रखा गया है? सॉवरेन्स जो राजा महाराजा होते थे और जो अपना राज्य बना लेते थे जीतने के बाद, या एक राज्य से अलग होकर, उनको सॉवरेन्स बोलते हैं। एक तरीके से राजा का ही कह सकते हो कि सॉवरेन्स राजाओं को कहते हैं। फकीर जो साधु महात्मा होते हैं। तो इसमें से गांधी जी ने किसकी तलवार जो है राजा की तलवार से भी उच्च स्तर की बोली है? वो है नैतिकता की तलवार। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49। ए नेशन विद सच ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड। कह रहे हैं कि जो देश है हमारा, जो हमारा देश है वो इस तरीके का संविधान है। यहाँ पे हमें जो अभी हम लोग जो संविधान हम लोग प्रयोग करते हैं देश को चलाने के लिए, उसी गांधी जी यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने जो हमेशा से ही हमारे पूर्वजों ने जो समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो धर्म या फिर गौ नैतिकता का जो संविधान हमें दिया है उसकी बात कर रहे हैं। सो ए नेशन विद सच ए कॉन्स्टिट्यूशन, जब ऐसे नेशन को क्या माना जाएगा? फिट टू फाइट वॉर्स, क्या ऐसे देश को कहा जाएगा कि लड़ने के लिए ये हमेशा तैयार है? फिटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के लिए तैयार है? फिटर टू टीच अदर्स, ये बिल्कुल फिट है कि दूसरों को ये सिखा सके। ऑप्शन डी वीक एंड डिपेंडेंट, कमजोर है, दूसरों पे आश्रित है। क्या ऐसा है? तो आप देखो कि जिसका संविधान ऐसा है तो वो हमेशा क्या रहेगा?
कि वो दूसरों को सिखा सके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिटर टू टीच अदर्स। हमारे गांधी जी क्या कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, हम दूसरों को सिखाएं, हमें दूसरों से सीखने की क्या आवश्यकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशिएंट इंडिया कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स वर्स। जो प्राचीन भारत जो है उसमें जो कोर्ट्स थे, कोर्ट्स किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। तो जहां पर जितने भी क्राइम वगैरह होता है और जहां पे जाकर, किसका फोन आ रहा था, मत उठाई रहने दीजिए और साइलेंट कर दीजिए मोबाइल को। तो प्राचीन इंडिया में जो न्यायालय वगैरह जो हुआ करते थे, जहां पर कोर्ट में आदमी जाता है उसको न्यायालय तरीके से कह सकते हो। लॉयर्स वकील को जो न्यायालय में रहते हैं, और डॉक्टर्स, इनको जो है प्राचीन भारत में वो कैसे थे, तो वो अनलिमिटेड इन नंबर्स, मतलब बहुत सारे थे। बी बियॉन्ड कंट्रोल, किसी के नियंत्रण में नहीं थे। ऑप्शन सी विद इन बाउंड्स, एक घेरे में थे, एक लिमिट था उनका। ऑप्शन डी वेरी पावरफुल, काफी शक्तिशाली थे। तो इस कहानी में गांधी जी ने कहा है कि पहले के जो डॉक्टर थे या फिर वकील थे, एक दायरे में रहते थे, एक लिमिट में रहते थे कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, हमें इस तरीके से कहना है कि हमारा जीवन यापन चले और जो समाज में भला भी हो जाए, पैसे के पीछे नहीं भागते थे। आपने देखा हुआ अक्सर आपके घर में कई झाड़ने फूकने वाले या फिर सर दर्द होता है तो वह झाड़ दे जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहले के वैद्य वगैरह भी पैसे वगैरह नहीं दिया करते थे, इच्छा से जो दे दो मान जाते थे। तो सारा काम सुचारू रूप से चलता था, शांतिपूर्वक चलता था, लालच नहीं था, अध्यात्म का ज्ञान था, अपने आत्मा के प्रति कैसे हमें सचेत रहना है, कैसे अपने आत्मा को शुद्ध बनाना है, इसकी पढ़ाई करवाई जाती थी। पैसे के पीछे, मशीन के पीछे, इस सब के पीछे, भौतिकी चीजों के पीछे में लालची नहीं बनाया जाता था। सो यहाँ पर उस वक्त गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी यहाँ पे ये चीज भी बता रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमारे देश में लॉयर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, सब कुछ था लेकिन एक दायरे में था। सो आंसर क्या हो जाएगा, विद इन बाउंड्स। राइट आंसर विद इन बाउंड्स। 51 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिखा गया है जो रिटन फॉर्मेट में है, प्रोफेशंस मतलब पेशा, लाइक लॉ कानून एंड मेडिसिन वर कंसिडर्ड। कह रहे हैं कि जो जब कोई प्रोफेशन जो है, कोई कमाने के लिए जब कोई काम करते हैं उसको प्रोफेशन बोलते हैं। कि नहीं आप पूछते हो आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आप कमाने के लिए क्या करते हो। तो जो प्रोफेशन था, जैसे कि कोई कानून से संबंधित कोई पेशा या दवाई से संबंधित डॉक्टर वगैरह जो थे, उनको क्या माना जाता था, सुपीरियर, बहुत ही उच्च स्तर के माना जाता था। ऑप्शन बी इंफीरियर, नीचे स्तर का माना जाता था। डिवाइन, काफी शक्तिशाली, भगवान जैसी, दैवीय जैसी उनको माना जाता था। या मोस्ट पावरफुल माना जाता था, या सबसे शक्तिशाली माना जाता था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफीरियर उनको माना जाता था। ज्यादा उनको ऊंचे स्तर को, उनका स्तर उतना ऊंचा नहीं रखा गया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारा जो चीजें हैं काफी सुपीरियर है, वो क्या है, इंफीरियर है। इंफीरियरिटी यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है, उच्च स्तर, उस सोच से मत देखना इसको कि नीचा दिखाया जाता था, जैसे कि किसी चीज को घृणा से देखते हैं, वो इंफीरियरिटी नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि लोग इसको बड़ा ही नॉर्मल लेते थे। ऐसा नहीं सोचते थे ना कि बहुत डॉक्टर साहब हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं फीलिंग रखते थे। नॉर्मल वैद्य हैं, जैसे हमारा काम है लकड़ी काटना, उनका काम है इलाज करना। इस थिंकिंग को इंफीरियर यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वकील्स एंड वैद्स वर कंसिडर्ड। उस वक्त जो वकील थे, जो वैद्य थे, उनको क्या माना गया, मास्टर्स ऑफ पीपल, लोगों के वो मास्टर हैं। ऑप्शन बी पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों पे वो आश्रित हैं। ऑप्शन सी एक्सप्लॉइटर हैं, शोषण करने वाले हैं। ऑप्शन डी राजा हैं। तो उनको गांधी जी ने कैसा माना है, वकील और जो वैद्य थे वो लोगों पे आश्रित थे,
ना कि लोग उन पे आश्रित थे। ये उन्होंने कहा था कि पहले, शांति से बैठ जाओ, पहले डॉक्टर लोग को या फिर वकील को ये पता था कि जब लोग हैं तभी हम हैं। आजकल लोगों में घमंड आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था। सो पीपल्स डिपेंडेंट, मतलब वो लोग जो है वैद्य और वकील, वो लोगों पे क्या है, आश्रित है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल्स डिपेंडेंट्स। 53 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डिनरी रूल रिगार्डिंग कोर्ट्स? न्यायालय में एक समान तरीके से क्या जो है वो नियम था? टू अवॉइड देम, कि जो कोर्ट कचहरी का है उसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को कर देंगे और बोल देंगे कि हमें कोर्ट में जाना है। कोर्ट कचहरी से बचना है। आप लोग अभी भी देखते होंगे कि हमारे घर में लोग बोलते हैं कि पुलिस कोर्ट कचहरी से दूर रहो, शांति में जीवन को जीते हैं नियम कानून को अपनाते हुए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज से ही आया है। ऑप्शन बी, टू गो फ्रीक्वेंटली, कि ऐसा कह गया कि नहीं अक्सर आप जाया करो कोर्ट कचहरी में। टू एक्सप्लॉइट देम, कि जो कोर्ट है उसको क्या करें, शोषण करें। और डी, टू बिल्ड मोर, कि कोर्ट कचहरी और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो आप सोचो, ज्यादा बनाए जाएंगे मतलब ज्यादा जुर्म हो रहा है, तभी तो ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ रही है। अगर जैसे मान लो कि आपके गांव में एक चोरों को रखने के लिए एक कमरा बनाया गया, मान लो चोर बढ़ गया तो 10 बड़ा कमरा बनाना पड़ेगा। तो समाज ऐसा थोड़ी बनाना है। तो गांधी जी ने क्या बोला यहाँ पे, टू अवॉइड देम, कोर्ट कचहरी को हम अवॉइड करें, उसको हम ऐसा जीवन को अपनाएं कि हमें कोर्ट कचहरी में जाना ही ना पड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू अवॉइड देम। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वाज एब्सेंट इन एंशिएंट इंडियन कोर्ट? हमारा जो प्राचीन जो भारतीय न्यायालय थे उसमें किस चीज की अनुपस्थिति थी? वकील की, जजेस की, टाउट्स की, डी क्लर्क की। अब कोर्ट है तो उसमें लॉयर तो होंगे ही, जज तो होंगे ही, हाँ क्लर्क होते हैं जो टाइप वगैरह करते हैं, कुछ डाटा वगैरह बनाते हैं, वो रहेंगे। टाउट होते हैं दलाल, जो कि आजकल हैं, पहले नहीं होते थे। तो हमारे प्राचीन भारत में कोर्ट के कचहरी में दलाल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, सब कुछ ईमानदारी से हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 55, Where was the evils of doubts noticeable? कहाँ पर जो दलाल लोग का जो बुरी चीजें हैं जो वो कहाँ पे आप नोटिसेबल करते हो, कहाँ पे वो चीजें आपको दिखती हैं? ऑप्शन ए, छोटे गांव में। ऑप्शन बी, ओनली इन कैपिटल्स, सिर्फ राजधानी में। ऑप्शन सी, अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में। क्या दलालों का जो हरकत है वो पूरे देश में आप नोटिस करते हो? ऑप्शन डी, नोवेयर, कहीं भी दलाल आपको नहीं दिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली इन कैपिटल्स, राजधानी में ही आपको दलाल मिलेंगे। ये गांधी जी आपको बोलते हैं शहरों में ज्यादा दलाल मिला करते थे, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा है कि शहर क्या है, पिंजरा है, स्नेहर है। पिंजरा किस चीजों का है, इच्छाओं का, और इच्छाएं ज्यादा बढ़ती हैं, उसकी पूर्ति के लिए ये सारी गंदी गंदी चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कॉमन पीपल? उस वक्त साधारण लोगों का, कॉमन पीपल मतलब सामान्य लोगों का क्या पेशा हुआ करता था? क्या वो व्यापार करते थे? क्या वो कृषि से जुड़े हुए थे? क्या वो सेना में सेवा देते थे? या वो कानून से जुड़े हुए थे? अगर इसका भी आंसर आप नहीं दे पाओगे तो फिर मैं क्या ही कहूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। अभी भी हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड पीपल लिव इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा करते थे? अंडर फॉरेन कंट्रोल, क्या वो विदेशी लोग के कंट्रोल में थे? ऑप्शन बी, एंजॉयिंग ट्रू होम रूल, क्या वो सही मायने में अपना जो खुद का जो शासन है, अपने देश का शासन है, उसको वो महसूस करते थे? ऑप्शन सी, डिपेंडेंट ऑन किंग, क्या राजाओं पे वो आश्रित थे, बेटा मत करो? ऑप्शन डी, विदाउट फ्रीडम, क्या वो आजाद नहीं थे, बिना आजादी के वो जिया करते थे? तो कैसे वो लोग रहते थे? तो क्या करते थे, एंजॉयिंग ट्रू होम रूल, वो अपने देश का जो शासन है
जिस तरीके से अपने धर्म को बचाया जा सके, अपने विचारों को बचाया जा सके, अपने लिए काम किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, होम रूल। सो सही मायने में होम रूल को एंजॉय करते थे। पैराग्राफ 9 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और पैराग्राफ 9 का आपका पहला क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 58, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन को किसने डिस्क्राइब किया है, फॉरेनर्स ने, इट्स वोटरीज ने, एनिमीज ने या वेस्टर्नर्स ने। तो यहाँ पर फॉरेनर्स मतलब विदेशी लोग, इन इट्स वोटरीज मतलब जो इसके पक्ष में हैं, एनिमीज मतलब दुश्मन, वेस्टर्नर्स मतलब पश्चिम के लोग, तो जो इसके पक्षधार हैं वही ना इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अंडर विच सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। कह रहे हैं कि किस सभ्यता में सभी आदमी ने पूरा अपना परफेक्शन अटेन कर लिया है, मतलब कि जो लोग हैं वो अपना बिल्कुल जो एक इंसान की जो होता है कि हमेशा हम खुश रहेंगे, किस सभ्यता में पा लिया है कि वो हमेशा ही खुश रहेंगे, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है। क्या वो ऐसी कोई सभ्यता है? ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी बोथ। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ये समझ में नहीं आता है तो सोचते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से संबंधित तो चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन पे टिक मार देते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें महात्मा गांधी ने बताई है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ के लोग इच्छाओं, हमारे जो पूर्वज हैं इच्छाओं से बचते थे, तो शायद वो परफेक्शन अटेन कर लिए होंगे, वो परफेक्ट हो चुके होंगे। जी नहीं, परफेक्ट बनने की हमेशा से चाह रही है, जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे काम करके स्वर्ग सिधार हो गए। लेकिन परफेक्शन किसी को भी नहीं मिलता है, अब चाहे वो कुछ भौतिकी इच्छाएं हो या फिर आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, वो इंसान की रही जाती है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन। राइट आंसर क्या है आपका, नन हो जाएगा। कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जिसमें लोगों ने परफेक्शन अटेन कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी है? ऑप्शन ए टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, प्रोपोगेट करना है, प्रचार करना है, किसका, इमोरलिटी का, अनैतिकता का प्रचार करना है। क्या ये हमारी सभ्यता कहती है? ऑप्शन बी टू एलिवेट द मोरल बीइंग, एलिवेट का मतलब है उठाना, कि जो मोरल बीइंग है, जो नैतिक चीजें हैं उसको ऊपर उठाना है। ऑप्शन सी टू वर्शिप मटेरियलिज्म, हमें जो है भौतिकी चीजों का क्या करना है, पूजा करना है। क्या हमें भौतिकी चीजों का पूजा करने के लिए गांधी जी ने कहा है? ऑप्शन डी टू स्प्रेड साइंस, विज्ञान को फैलाना है, मशीनें ज्यादा बनानी है। क्या ऐसा कुछ गांधी जी ने कहा है? सो आप लोग राइट आंसर दे सकते हो कि गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि हमें नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाता है, एलिवेट करता है। सो राइट आंसर इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जिस तरीके से अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि इंडियन सिविलाइजेशन की क्या प्रवृत्ति है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या प्रवृत्ति है। टू एलिवेट द मोरल बीइंग, टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, टू वर्शिप गॉड या टू प्रमोट एग्रीकल्चर। एलिवेट मोरल बीइंग तो अभी हमने समझा, प्रोपोगेट इमोरलिटी भी हमने पढ़ लिया, भगवान की पूजा करनी चाहिए इसका, टू प्रमोट एग्रीकल्चर, उन्होंने किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया है? सो टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, अनैतिकता का काफी प्रचार हुआ है पश्चिमी सभ्यता में, ये गांधी जी का कहना है। सो फाइनली ये आपका 8वां और 9वां पॉइंट खत्म हो गया। और कुछ भी डाउट होता है आप मुझे क्लासरूम में आकर बताओ। जो बच्चे हमारे कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं वो आप हमें जो कोचिंग का जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, जो ग्रुप है उस पर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है और मोबाइल नंबर भी उस पर दिया हुआ है। आप कभी भी आप हमसे आके मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप अपनी क्लियर कर सकते हैं, बट वो आपके फ्यूचर से संबंधित होना चाहिए। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए हम अच्छा गाइड कर सकते हैं, यही हमारा काम है।
चलो ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल सुबह क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।